नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर सोशलॉजी मार्क टेस्ट 48 लेकर आया हूं, जो समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, आधुनिकता को मास मीडिया समाज किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है उर्विचबर्ग, दूसरा है बॉडिलार्ड, तीसरा है जेमेसन और चौथा है बोमैन। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, बॉडिलार्ड। बॉडिलार्ड ने आधुनिकता को मास मीडिया समाज कहा है। बॉडिलार्ड की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है द ऑब्जेक्ट सिस्टम, जो 1968 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जबकि इनकी दूसरी जो पुस्तक है कंज्यूमर सोसाइटी, जो 1970 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इनकी जो तीसरी पुस्तक है मिरर ऑफ प्रोडक्शन, जो 1975 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त जो इनकी पुस्तक है सिलेक्टेड राइटिंग, यह पुस्तक जो है कि 1988 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त जो इनकी पुस्तक है सिमुलेशंस, जो 1973 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। उर्विचबर्ग की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है रिक सोसाइटी, जो 1992 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। जबकि बोमैन की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है नौकरशाही के ठोस विवेक की अवधारणा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने हास्य एवं व्यंग का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया है? तो पहला ऑप्शन है डोहरेंडॉर्फ, दूसरा है रास, तीसरा है पार्सन्स और चौथा है टेगार्ट। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है टेगार्ट। टेगार्ट ने ही हास्य व्यंग का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि डोहरेंडॉर्फ की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो 1959 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुकी है। जबकि इनकी जो अदर पुस्तकें हैं वह है लाइफ चांसेस, जो 1979 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास, जो 1967 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि रास की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, जो 1961 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह पुस्तक पूछी जा चुकी है। जबकि इनकी अदर जो पुस्तकें हैं वह है स्टूडेंट अनरेस्ट, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि पार्सन्स का समाजशास्त्र में महती योगदान है, जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, प्रकारवाद, रुग्ण भूमिका प्रत्याशा, इसके अतिरिक्त संस्थाकरण, व्यवस्था विश्लेषण, पैटर्न वेरिएबल एवं एजिल मॉडल,
एजिल मॉडल की अवधारणा इन्होंने दिया है। ये सभी अवधारणाएं जो कभी न कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता माना है? तो पहला ऑप्शन है नाडेल, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है पार्सन्स और चौथा है मर्टन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, ब्राउन। ब्राउन ने सामाजिक संरचना को व्यक्तियों की क्रमबद्धता के रूप में वर्णन किया है। ब्राउन की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है द अंडमान आइसलैंडर्स, द अंडमान आइसलैंडर्स, जो 1922 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है दूसरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो 1952 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि इनकी जो अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है ए नेचुरल साइंस एंड सोसाइटी, जो 1957 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जबकि नाडेल की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो 1957 में यह भी पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि मर्टन ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें संदर्भ समूह की इन्होंने क्या किया है, विस्तृत व्याख्या मर्टन ने किया है। जबकि संदर्भ समूह का सर्वप्रथम जो अवधारणा जो दिया है वह हाइमन ने दिया है। अपनी किस पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो 1942 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी में इन्होंने संदर्भ समूह की सर्वप्रथम अवधारणा का प्रतिपादन जो है कि हाइमन ने किया और उसकी विस्तृत व्याख्या जो है कि मर्टन ने किया है। इसके अतिरिक्त जो मर्टन की मुख्य अवधारणाएं हैं वह है मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, प्रकारवाद की अवधारणा, प्रकार आकार की अवधारणा, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार, भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति प्रतिमान एवं प्रस्थिति श्रृंखला की अवधारणा का प्रतिपादन मर्टन ने किया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसका सांस्कृतिक विडंबना, दूसरा है सामंजस्य, तीसरा है निर्यातीय केंद्रवाद और चौथा है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है निर्यातीय केंद्रवाद। निर्यातीय केंद्रवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? वह है समनर ने निर्यातीय केंद्रवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है फोकवेज, जो 1906 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसे समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक भी कहा जाता है। इसी पुस्तक में इन्होंने संस्था का विकास का उल्लेख किया है। जबकि सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा का प्रतिपादन जो किसने किया है? आगबर ने किया है। आगबर ने किया है तो किस पुस्तक में किया है? सोशल चेंज जो 1922 में पुस्तक क्या है? प्रकाशित हुई है। इसी पुस्तक में इन्होंने सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। जबकि हर्स्कोविट्ज जो है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? हर्स्कोविट्ज ने किया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन है मार्गन, दूसरा है क्रोवर, तीसरा है पार्सन्स और चौथा है स्पेंसर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया है।
होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए मार्गन। मार्गन ने ही मानव विकास की 3 अवस्थाओं जंगली, बर्बर एवं सभ्यता का उल्लेख किया है। मार्गन ने अपनी पुस्तक द एंशिएंट सोसाइटी जो 1877 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, इसी में मानव विकास की इन 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इन 3 अवस्थाओं जंगली, बर्बर एवं सभ्य को 3 उप स्तरों में बांटा है, निम्न, मध्यम एवं उच्च। पहले जब मानव विकास की पहली अवस्था जब आती है जंगली में, तो इसके निम्न स्तर में मानव क्या होती है, मानव की उत्पत्ति होती है, मानव की उत्पत्ति होती है। जबकि जंगली के मध्य अवस्था में मानव क्या करता है, आग जलाना सीखता है, आग जलाने की कला को सीखता है एवं मछली का शिकार करना सीख लेता है। यानी जंगली के मध्य अवस्था में आग जलाना और मछली का शिकार करना व्यक्ति क्या करता है, सीख लेता है। जबकि जंगलीपन की तीसरी जो उच्च अवस्था आती है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, धनुष एवं बाण का आविष्कार कर लेता है, धनुष एवं बाण का। जबकि बर्बर अवस्था आती है जो मानव विकास की दूसरा स्टेज है, दूसरा की निम्न स्थिति में मानव क्या करता है, बर्तन बनाने की कला का आविष्कार करता है, बर्तन बनाना वह सीख जाता है। जबकि बर्बर के मध्य अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, पशुपालन करना सीख लेता है, पशुपालन एवं सिंचाई द्वारा कृषि करना स्टार्ट कर देता है, सिंचाई द्वारा कृषि करना प्रारंभ कर देता है। जबकि बर्बर के उच्च अवस्था में मानव ने क्या किया है, लोहे का प्रयोग करना सीख लिया है, लोहे का प्रयोग करना सीख लिया है। जबकि सभ्य अवस्था का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मानव ने जहां पर भाषा लेखन की कला सीखता है, भाषा लेखन की कला जहां से सीखता है, वहीं से मानव क्या करता है, सभ्य अवस्था में प्रवेश करता है। जबकि सभ्य के मध्य अवस्था में क्या करता है, मानव बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करना सीखता है, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करता है एवं व्यापार करने लगता है। तो सभ्य अवस्था के उच्च अवस्था में क्या करता है, यानी वह यूरोपीय व्यवस्था जहां पर पूंजीवाद एवं साम्यवादी व्यवस्था, वादी व्यवस्था जहां पर साथ साथ देखने को मिलती है, वही क्या है, सभ्य अवस्था की उच्च अवस्था है। तो यह प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि लोहे का आविष्कार मानव ने या लोहे का प्रयोग करना किस अवस्था में सीखा, तो यह बर्बर अवस्था के जो है कि उच्च अवस्था में सीखा। तो इस तरह से कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 6वां, निम्नांकित में से कौन सा नाम हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने हेतु प्रयोग किया है? तो पहला ऑप्शन है अस्पृश्य जातियां, दूसरा है दलित जातियां, तीसरा है बहिष्कृत जातियां और चौथा है निम्न जातियां। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, बहिष्कृत जातियां। हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में इन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए बहिष्कृत जातियों के रूप में इन्होंने क्या किया है, संकेत किया है। आइए देखते हैं अगला सवाल, 7वां, सामाजिक स्थिरीकरण के संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है C.H. कूले, तीसरा है डेविड सेमूर और चौथा है मैक्स वेबर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के तीन सिद्धांतों संपत्ति, प्रतिष्ठा एवं शक्ति का प्रतिपादन इन्होंने किया है। समाजशास्त्र में मैक्स वेबर ने महती योगदान दिया है, जिसमें सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, वर्स्टेहेन की अवधारणा, धर्म का समाजशास्त्र, स्थिरीकरण का शक्ति सिद्धांत, आदर्श प्रारूप आदि अवधारणाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। जबकि कार्ल मार्क्स को
आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है? आर्थिक निर्धारणवादी। इसके अतिरिक्त कार्ल मार्क्स ने जो समाजशास्त्र में जो सिद्धांत दिया है, अवधारणा दिया है, वह है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अलगाव की अवधारणा एवं प्रेक्सिस की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है। जबकि C.H. कूले ने जो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। जो है 1902 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि C.H. कूले की जो अन्य पुस्तकें हैं वह है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1909 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त जो इनकी पुस्तकें हैं वह है कूले की सोशल प्रोसेस, जो 1918 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि डेविस एवं मूर की जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह पुस्तक है, एक बार मैं और दोहरा दे रहा हूँ, यहाँ लिखने का जगह नहीं बचा है। तो सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इसी पुस्तक में डेविस एवं मूर ने सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह सिद्धांत एवं यह पुस्तक दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। भूमिका की एक व्याख्या यह है कि यह, पहला ऑप्शन है परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, दूसरा परिस्थिति का स्थित पहलू है, तीसरा ऑप्शन परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, चौथा है परिस्थिति का समष्टिगत पहलू है। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। यही भूमिका की क्या है, व्याख्या है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 9वां, किसने सांस्कृतिक गुण को वन्य जातीय संस्कृति की इकाई कहा है? तो पहला है ऑप्शन हर्स्कोविट्ज़ ने, दूसरा है विस्लर ने, तीसरा है रेडक्लिफ ब्राउन ने और चौथा है टाइलर ने। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, विस्लर। विस्लर ने ही कहा है कि सांस्कृतिक गुण को वन्य जातीय संस्कृति की इकाई कहा है। जबकि हर्स्कोविट्ज़ ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है मैन एंड हिज वर्क, जो 1948 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त जो इनकी जो पुस्तकें हैं वह है कल्चर रिलेटिविज्म, जो 1972 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि हर्स्कोविट्ज़ ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा को प्रतिपादित भी किया है। अगला जो है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि टाइलर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है प्रिमिटिव कल्चर, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मित्रों, अगर आप नए हैं, अगर मेरे चैनल आपको प्रभावित करता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि और मैं अच्छा से अच्छा मॉक टेस्ट लेकर आ सकूं। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है?
जहां पर भी क्वेश्चन में निगेटिव चीजें आ जाए उसे अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन कर लेने से जो आपके गलती होने की जो संभावनाएं रहती हैं वो नगण्य हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है निश्चित स्थानीयता, दूसरा है लोगों का समूह, तीसरा है ऐच्छिक सदस्यता और चौथा है सामुदायिक भावना। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता जो कि समुदाय का न होकर के बल्कि किसका है, समिति की यह जो विशेषता है। तो समुदाय किसे कहेंगे, यानी समुदाय के लिए क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना क्या है, यह तीनों विशेषताएं जो है कि ए, बी और डी जो तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी यह एक सामुदायिक क्षेत्र है। तो इसमें क्या कहेंगे, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में। तो पहला आएगा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा क्या है कि व्यक्तियों का समूह। और तीसर की जो इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वह है सामुदायिक भावना, जिसे आप वी फीलिंग भी आप कहते हो। तो यह जब तीनों विशेषताएं जहां पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों का समूह और सामुदायिक भावना जहां पाई जाती हो वहां पर निश्चित रूप से वह क्या होगा, समुदाय होगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 11वां, किसने जीव एवं समाज के बीच समानता के आधार पर समाज के उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है मॉर्गन, दूसरा का है डार्विन, तीसरा का है पार्सन्स और चौथा है स्पेंसर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी स्पेंसर। स्पेंसर ने ही सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो अपनी किस पुस्तक में किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, यह 1862 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी में इन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इन्होंने किससे प्रभावित होकर के किया, तो यह इन्होंने डार्विन से प्रभावित हुआ। तो डार्विन की वह कौन सी पुस्तक है जहां उद्विकास की अवधारणा दिया, तो यह है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो 1859 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक में जीवों के उद्विकास का सिद्धांत जो डार्विन ने दिया है। इसके अतिरिक्त जो डार्विन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द डिसेंट ऑफ मैन जो है इनकी जो पुस्तक है वह 1871 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। जबकि पार्सन्स ने समाजशास्त्र में महती योगदान दिया है, जिसमें सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, प्रकार्यवाद, रुग्ण भूमिका प्रत्याशा, संस्थाकरण, व्यवस्था विश्लेषण, पैटर्न वेरिएबल एवं एजिल मॉडल की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि स्पेंसर की जो एक और महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1875 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक को समाजशास्त्र की प्रथम क्या होता है, पाठ्य पुस्तक माना जाता है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां, सामाजिक प्रारूप शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला है सामाजिक संबंधों की प्रकृति का, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संबंधों की जटिलता का, तीसरा का है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13वां, मर्टन ने विचलन के कितने प्रकारों की चर्चा किया है। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 4, यानी मर्टन ने विचलन के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। तो पहला कौन सा है, संस्कारवाद, दूसरा प्रत्यावर्तन, तीसरा नवाचार
और चौथा है विद्रोही। इन 4 विचलनों का उल्लेख जो है कि मर्टन ने किया है। इसके अतिरिक्त मर्टन जो है कि समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें इन्होंने संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या किया है। संदर्भ समूह की क्या किया है मर्टन ने? विस्तृत व्याख्या किया है। जबकि संदर्भ समूह की सर्वप्रथम जो अवधारणा किसने दिया है? हाइमन ने दिया है। तो हाइमन ने किस पुस्तक में दिया है? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस जो हाइमन की जो पुस्तक जो 1942 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, इसी पुस्तक में इन्होंने संदर्भ समूह की सर्वप्रथम क्या किया? अवधारणा का प्रतिपादन किया है और उसकी संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या जो है कि मर्टन ने किया है। इसके अतिरिक्त जो मर्टन के जो सिद्धांत है, जो अवधारणाएं हैं, वह है मध्य अभिसीमा सिद्धांत। मध्य अभिसीमा सिद्धांत, प्रकारवाद की अवधारणा, प्रकारवाद की अवधारणा, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार, भूमिका प्रतिमान, भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति प्रतिमान एवं प्रस्थिति श्रृंखला की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 14वां। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है सहयोग में, दूसरा है सात्मीकरण में, तीसरा है संघर्ष में और चौथा है प्रतिकूलता में। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, संघर्ष में। जब प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो वह संघर्ष में रूपांतरित हो जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल 15वां। किसने कुलीनीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो पहला ऑप्शन है A.R. देसाई, दूसरा है G.S. घुरिये, तीसरा है नर्मदेश्वर प्रसाद और चौथा है श्रीनिवास। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, नर्मदेश्वर प्रसाद। नर्मदेश्वर प्रसाद ने ही कुलीनीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम, द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम। इसके अतिरिक्त जो इनकी और पुस्तकें हैं वह है कास्ट ट्राइब एंड अदर एस्से। ऐसे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि घुरिये को समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है जाति उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत, तो प्रजातीय सिद्धांत जो है केवल घुरिये ही ने नहीं दिया है, इसमें 3 लोगों ने दिया है, तो इसको हमने कोडिंग कर दिया है। तो यह जो कोडिंग है प्रजातीय उत्पत्ति के जो सिद्धांत क्या है वह है रिघूम। यानी रिघूम को अगर हम याद कर लें तो ये तीनों प्रजातीय उत्पत्ति के तीनों जो प्रतिपादक हैं इनको मालूम हो जाएगा। तो री से रिजले, घू से घुरिये और म से मजुमदार। मजुमदार ने, इन तीनों लोगों ने प्रजाति उत्पत्ति के जो है कि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जबकि श्रीनिवास ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा, लौकिकीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा एवं वोट बैंक की अवधारणा। वोट बैंक की अवधारणा का प्रतिपादन श्रीनिवास ने किया है। तो ये सभी अवधारणाएं किसी न किसी रूप में प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल 16वां। अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। तो पहला ऑप्शन है उप संरचना एवं अति संरचना में, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में, तीसरा है अंतर समूह एवं बाह्य समूह में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी,
सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिकी शास्त्र। जबकि समाजशास्त्र में काम्टे का महती योगदान है। समाजशास्त्र का जनक जो है कि काम्टे को कहा जाता है। इन्होंने ही 1838 में सर्वप्रथम सोशलॉजी शब्द रखा। तो यह सोशलॉजी से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स नाम से इन्होंने पुस्तक को लिखा था, लेकिन इसको मूर्त रूप देने से पहले ही जो बेल्जियम का एक एडोल्फ क्वेटलेट था, इन्होंने इस पुस्तक को क्या किया, इस नाम को वह पेटेंट करा लिया और पेटेंट हो जाने के कारण इन्होंने लाचार होकर के 1838 में सोशल फिजिक्स के स्थान पर सोशियोलॉजी रखा। तो इस कारण से इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जबकि इनकी अन्य अवधारणाएं हैं त्रिस्तरीय नियम। इसके अतिरिक्त विज्ञानों का इन्होंने क्या किया है, वर्गीकरण किया है। एवं प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दिया है। इनको प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता अगस्त काम्टे को कहा जाता है। जबकि सामाजिक स्थिति एवं गतिकी शास्त्र में इन्होंने विभाजित किया है समाज के अध्ययन को। इसके अतिरिक्त इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पॉजिटिव फिलॉसफी जो 6 खंडों में क्या हुई है, प्रकाशित हुई है, वो भी 1842 तक 1830 से लेकर 42 तक ले पॉजिटिव फिलॉसफी को 6 खंडों में इन्होंने प्रकाशित कराया। जबकि पॉजिटिव पार्टी जो है कि 1851 से लेकर के 1854 में 4 खंडों में यह पुस्तक क्या हुई है, प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 17 मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, दूसरा है दीपांकर गुप्ता, तीसरा है हार्डीमैन और चौथा है योगेंद्र सिंह। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह की यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि दीपांकर गुप्ता की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है मिस्टेकन मॉडर्निटी। यह पुस्तक जो है कि 2000 में यह पुस्तक क्या हुई है, प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है पश्चिम का विषैलाकरण, जो महत्वपूर्ण इनकी अवधारणा है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि हार्डीमैन की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है फीडिंग दी बनिया, जो 1996 में यह पुस्तक क्या हुई है, प्रकाशित हुई है। जबकि श्रीनिवास को आप लोग पढ़ भी चुके हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह है पश्चिमीकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा, प्रभु जाति, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण एवं वोट बैंक की अवधारणा जो है कि श्रीनिवास ने दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 18वां, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? तो जहां कहीं भी निगेटिव आ जाए वहां मैं फिर याद दिलाता हूं, आप जहां भी क्वेश्चन पर निगेटिव आ जाए उसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद फिर ऑप्शन पर विचार कीजिए, जिससे कि आपको गलती होने की जो संभावना रहेंगी वो नगण्य हो जाएंगी। तो पहला ऑप्शन है समिति, दूसरा है समुदाय, तीसरा है संस्था और चौथा है सामाजिक समूह। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, संस्था। संस्था में सदस्यता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मनुष्यों के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह साधन के रूप में यह विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणालियों का क्या है, यह गुच्छा है और जो समाज के द्वारा क्या होता है, मान्य होता है। ठीक है, तो आपको संस्था क्लियर हो गया होगा कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणालियों का क्या है,
यह एक गुच्छा है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो समिति क्या है? समिति जो है कि समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? समिति कहा जाता है। जबकि समुदाय क्या है? जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें वी फीलिंग सामुदायिक भावना पाई जाती हो, उसी को समुदाय कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 19वां, किसने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा को विकसित किया है? तो पहला ऑप्शन है ए कोहन, दूसरा है E.H. सदरलैंड, तीसरा है R.K. मार्टन और चौथा है H.E. बार्नस। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, E.H. सदरलैंड। सदरलैंड ने ही श्वेत वसन अपराध की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। सदरलैंड की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो 1924 में यह पुस्तक क्या हुई है? प्रकाशित हुई है। इसी पुस्तक में इन्होंने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। जबकि इनकी जो अदर पुस्तकें हैं वह है प्रोफेशनल थीफ, जो 1937 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि इनकी जो अदर पुस्तकें हैं व्हाइट कलर क्राइम, जो 1949 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि मार्टन ने समाजशास्त्र में महती योगदान दिया है, जो ऊपर बताया जा चुका है। एक बार और मैं दोहरा रहा हूँ कि इन्होंने संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या किया है, मध्य अभिसीमा सिद्धांत को प्रतिपादन किया है, प्रकारवाद की अवधारणा इन्होंने दिया है, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा इन्होंने दिया है। जबकि भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति प्रतिमान एवं प्रस्थिति श्रृंखला की अवधारणा का इन्होंने प्रतिपादन जो किया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 20वां सवाल, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। तो पहला ऑप्शन है मातृ सत्तात्मक, दूसरा है पितृ सत्तात्मक, तीसरा है स्वच्छंद संभोग पर आधारित और चौथा है लिंग साम्यवादी। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, पितृ सत्तात्मक। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप है वह है पितृ सत्तात्मक। वेस्टरमार्क की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ह्यूमन मैरिज, जो 1891 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि इनकी अदर जो पुस्तकें हैं वह है द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो 1936 में यह पुस्तक क्या हुई है? प्रकाशित हुई है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अगर यह मॉक टेस्ट को अगर आप ध्यान से देखे होंगे, इन्हीं मॉक टेस्टों की व्याख्या में से ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसे आप कमेंट के रूप में मुझे आप देते हो। तो आइए देखते हैं वह कौन सा प्रश्न है जिसे आप कमेंट के रूप में देते चले आए। तो वह प्रश्न है मैन एंड हिज वर्क्स, जो 1948 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, यह पुस्तक किसकी है? यह कमेंट करके बताना है। तो मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई समझाई गई चीज़ें अगर आपको प्रभावित करती है तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि और अच्छा से अच्छा मार्क्स टेस्ट लेकर आ सकूं।